हम लोग पिछले क्लास में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में पढ़ चुके थे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का यूज करके हम लोग एचसीएफ निकालना सीख लिए थे। अब आगे देखते हैं। आगे है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देखते हैं क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या प्रत्येक भाज्य संख्या को और भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, इसको समझने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये क्या होता है। पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक से भी विभाजित है, स्वयं से विभाजित है, उसके अलावा और बहुत कुछ से सब विभाजित है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे 72 लेते हैं। 72 क्या देख रहे हैं कि एक से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। स्वयं से भाग लग रहा है, स्वयं मतलब 72 से लग रहा है। इसके अलावा और किससे भाग लग रहा है, तो 9 से लगेगा, 8 से लगेगा, 4 से लगेगा, लगता है 3 से लगेगा, 2 से लगेगा। मतलब कि एक और स्वयं दोनों के अलावा अन्य से भी भाग लग रहा है, तो 72 क्या हो जाएगा मेरा भाज्य संख्या। जैसे दूसरा लेते हैं 90। 90 में क्या देखते हैं, एक से भी भाग लग रहा है और स्वयं से भी भाग लग रहा है। इसके अलावा किससे भाग लगेगा, 9 से लगेगा, 10 से लगेगा, 5 से भी लग जाएगा, लगता है 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि 90 में एक से भाग भी लग रहा है, स्वयं से भी भाग लग रहा है, इसके अलावा अन्य से भी भाग लग रहा है। 90 क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। अब आते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हो। ठीक ना, जैसे मान लो 13 में हम लोग क्या देखते हैं कि 1 और 13 दोनों से सिर्फ एक और स्वयं से ही भाग लग रहा है और किसी से भाग लगेगा ही नहीं, तो 13 क्या हो गया अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे ले लो 2 क्या होगा, सिर्फ एक से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, तो 2 क्या हो गया प्राइम नंबर। जैसे हो गया 3 क्या है प्राइम नंबर। 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5, हाँ 5 प्राइम नंबर है। 6 भी नहीं होगा, 7 प्राइम नंबर है। 7 क्या है अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर जैसे 9 में क्या देख रहे हैं, एक से लग रहा है, 9 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 9 भाज्य संख्या होगा। उम्मीद है कि भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं थ्योरम को कि क्या करा कि प्रत्येक भाज्य और अभाज्य के गुणनफल के रूप में प्रत्येक भाज्य को, मतलब भाज्य, जैसे एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं कि 72 क्या है मेरा भाज्य संख्या है। तो कह रहा है प्रत्येक भाज्य को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में खंडित किया जा सकता है। एक काम करते हैं पहले, और इसको जो ना गुणनखंड के रूप में खंडित करते हैं। कैसे कर ये हो जाएगा, इसको एक खंडित करने दो। 9 गुना 8, 9 × 72, 9 का क्या हो जाएगा 3 और 8 का क्या हो जाएगा 2। हाँ, इसको क्या करते हैं ऐसे देखते हैं, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, देखो इसको लिखने का तो 9 गुना 8 भी लिख सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है इसका गुणनखंड करना है। लेकिन उस गुणनखंड में ना सिर्फ अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो इस केस में अगर 72 गुना 9 72 और 9 गुना 8 लिखते हैं, तो ये क्या है भाज्य संख्या, ये क्या है ये भी भाज्य। ऐसे नहीं लिखना है। ये थ्योरम बोल रहा है कि ऐसे नहीं लिखना है हमको क्या लिखना है, 72 बराबर अभाज्य के गुणनखंड में लिखना है। 3 क्या है अभाज्य संख्या, 3 क्या है अभाज्य, हर एक जगह अभाज्य मिलेगा। ठीक ना, तो हम 72 को इस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 72 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर क्यू। तो यही बोल रहा है कि भाज्य संख्या को, मतलब 72 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। भाज्य संख्या को क्या कर दिए अभाज्य संख्या के गुणनफल के में खंडित कर दिए। कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय मतलब यूनिक है। क्या है यूनिक है, ऐसा सिर्फ एक ही में हो सकता है। कहने का मतलब कि 3 का स्क्वायर गुना 2 का क्यूब ये सिर्फ यूनिक है, ये सिर्फ 72 में हो सकता है और किसी में नहीं होगा। तुम कोई भी नंबर ले लो, 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब सिर्फ और सिर्फ 72 में ही होगा। तो इस पूरे थ्योरम का करने का मतलब यही था कि 72 भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में गुणनखंडित किया जा सकता है। 72
भाज्य है, बाकी सब गुणनखंड अभाज्य है, अभाज्य में गुणनखंडित किए। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कि 90 लेते हैं, ठीक। तो 90 को क्या करते हैं, 9 गुना 10 करके देखते हैं, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5। क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5। तो क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुना 2 गुना 5। देख लो क्या है मेरा, यहाँ पे 90 क्या है, भाज्य है, इसको गुणनखंडित कर दिया किस में, अभाज्य संख्या में। यहाँ भी अभाज्य, यहाँ भी अभाज्य, यहाँ भी अभाज्य, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे है एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, महत्तम समवर्तक है। एचसीएफ महत्तम समवर्तक है। तो कह रहा है कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे की पॉइंट है, क्या है, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ, एक सेकेंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ये है की पॉइंट। कि छोटी घात, की पॉइंट दूसरा ई है, का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको बोला है कि एचसीएफ निकालने के लिए किसका किसका, 72 और 90 का। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके एचसीएफ निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए सीख रहे हैं। कहने मतलब एचसीएफ दो प्रकार से निकला, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो पिछले क्लास में पढ़े थे, यहाँ पे क्या है, एचसीएफ गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से देख रहे हैं। तो निकालते हैं, 72 को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में बदलते हैं। तो क्या था, 3 3 9, 3 का स्क्वायर गुना 2 का क्यूब। अब 90 का क्या देखे थे कि 3 का स्क्वायर और 2 और गुना और 5। तो यहाँ पे कह रहा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या देखना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन। उभयनिष्ठ मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में हो, कॉमन, जो दोनों में है, मतलब वैसा अभाज्य संख्या जो कि 72 में भी हो और 90 में भी हो। तो देख लेते हैं एचसीएफ क्या होगा, 72 और 90 का। तो दोनों में कॉमन कौन है, 3 है और 3 है, 3 ले लिए, ठीक। और क्या है, 2 है और 2 है, ठीक है, उसका 2 ले लिए, ठीक। 5 यहाँ है, यहाँ ना है, तो उसको नहीं लेंगे। लेकिन आगे क्या करें, छोटी घात, क्या लेना है, छोटी घात। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे घात कितना है, 2 है, 3 के घात 2 है, यहाँ पे भी 3 के घात 2 है। तो दोनों में छोटा कौन, कोई नहीं, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे दोनों ले लेंगे, दोनों इसको 1 ले लेंगे। यहाँ पे देखते हैं 2 है, यहाँ पे घात नहीं कुछ, तो 1, तो 2 पर घात 1, मतलब 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 3। तो दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, छोटा कौन है, ये है। तो छोटी घात लेंगे ना, इसको लेंगे यहाँ पर 2। तो कहने का मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुना 2 हो जाएगा। 3 तिया 9 गुना 2 बराबर 18, ठीक। एक और उदाहरण से समझते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। क्या देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या देख ले, तो कि देख लेते हैं किसका, 30 और 15 का देख लेते हैं, 30 और 15 का देख लेते हैं। 80 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 16 ये 4, ये यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अच्छा, जिसको गुणनखंड करने नहीं आता होगा तो उसको तो दिक्कत हो जाएगा, उसके लिए जिसको आता है उसको तो ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए देख लो यहाँ, ठीक है। गुणनखंड क्या करेंगे, 2 से भाग लगा 40, फिर 2 से भाग लगा 30, फिर 2 से कटा 10, फिर 2 से कटा 5। तो क्या देख रहे हैं, 2 कितना बार आया, 1 2 4 बार 2 आया, एक बार 5 आया, 1 2 3 4, एक बार 5 आ गया, ठीक है। ऐसे कर लेना है। और 15 का क्या देख लेते हैं, 5 गुना 3, तो सिंपल है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुना 5, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं 3 गुना 5, बात एक ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि एचसीएफ इसका 30 और 15 का क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है। तो 2 इसमें है 80 में, लेकिन 2 तो 15 में नहीं है, तो लेंगे नहीं। 5 देखते हैं, हाँ 5 क्या है, दोनों में है। अभी घात भी सेम ही है, तो सेम ही ले लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, क्या मतलब उभयनिष्ठ क्या हुआ, सिर्फ 5 ही हुआ, यही इसका आंसर। अब आगे देखते हैं, आगे है एलसीएम। एलसीएम को देखते हैं, संख्या में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, देखो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ नहीं बोल रहा है एलसीएम, क्या बोल रहा है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, 2 पॉइंट,
प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड और सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम होता है, मतलब लघुत्तम समवर्तक। उदाहरण से देखते हैं इसी को, क्या देखेंगे, 72 को देखेंगे और 90 का एलसीएम देखेंगे, मतलब एलसीएम ऑफ 72 एंड 90। 72 में क्या था, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था, 3 का स्क्वायर और 2 गुना 5 था। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, प्रत्येक को देख लेना है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे सजाते हैं, 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, ठीक, ऐसे ठीक रहेगा। एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका तो 72 और 90 का, तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इस पे बड़ी घात किस पे है, इस पे है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं लेना है कि 2 क्यूब भी ले लिए 2 भी ले लिए, नहीं, दोनों में जो है ना कॉमन लेके इसको ले लेंगे, बड़ा पार्ट लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, इसी में इस समाहित हो गया, इसमें क्या लेंगे, इसमें 2 क्यूब लेंगे। अब देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें बड़ा कौन है, 3 स्क्वायर लेंगे। 5 यहाँ ना है, लेकिन फिर भी लेना है, उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या होगा, फिर भी प्रत्येक को लेना है ना, 2 3 और 5, यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे 2 3, तो अभाज्य गुणनखंड कितना कितना है, 2 है, 3 है और 5 है, तो ले लिए ना 2 और 3 5 को। 2 क्या है, 2 के सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है, 3 ले लिए, 3 पे बड़ी घात कितना, 2, 5 पे बड़ी घात 1, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं गुना करके तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 या 9, यहाँ पर 5, तो क्या हो गया, 8 पंचे 40 गुना 9, 9 चौक 36, 360 हो जाए आंसर। एक और उदाहरण देख लेते हैं, क्या उदाहरण देखते हैं, तो एलसीएम इसका देखेंगे हम लोग, 80 और 15 का ही देखेंगे, ठीक। 80 का गुणनखंड क्या किए थे, 2 पर पावर 4 और गुना 5 किए थे, और 15 का गुणनखंड क्या किए थे, 3 गुना 5। तो क्या करा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना है, तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, हम लिख लेते हैं 80 और 15। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कौन है, देख लो यहाँ, यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है और 5 है, क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। अब सबका बड़ा बड़ा घात लो, 2 का बड़ा घात कितना, 4, 3 का बड़ा घात कितना, 1, 5 का बड़ा घात कितना था, 1, तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 4 हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा ये 5, तो 16 पंचे क्या हो जाएगा, 80 गुना 3 बराबर 8 या 24, 240, यही हुआ क्या, एलसीएम। अब आगे देखते हैं, आगे एक सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान देना है, क्या है कि एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक तो ए बी का और गुना लघुत्तम समवर्तक ए बी का क्या होगा, ए गुना बी होगा। अच्छा, इसको यही याद रखना है कि ये जो है ना सिर्फ ए और बी पे ही वैलिड करेगा, जहाँ पे ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, ए और बी क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। इसको उदाहरण से समझते हैं, सबसे बढ़िया कि क्या देखे थे, 72 देखे थे और क्या लिए थे, 90 लिए थे, ठीक। तो 72 को क्या लिखे थे, 2 पर क्यूब और 3 पर स्क्वायर, इसको क्या देखे थे, 2 गुना 3 का स्क्वायर और गुना 5, यही तो देखे थे। एचसीएफ क्या निकला था मेरा, इस केस में एचसीएफ क्या निकला था, 72 और 90 के केस। एचसीएफ पहले निकाल ही लेते हैं, यहीं पे क्या होगा, 2 क्यूब है, यहाँ पर 2 है तो 2 लेंगे, 3 क्यूब लेंगे, 5 लेंगे नहीं, तो 3 3 9 9 दूनी 18। एलसीएम क्या निकला था, एलसीएम इसका 72 और 90 का एलसीएम कितना निकला था, देख लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा क्या, 2 पर बड़ा घात कितना 3, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5, तो 8 गुना 9 गुना 5, 8 पंचे 40, 40 नमा 360, ठीक। इसका कहने का मतलब यही है कि क्या होगा, एचसीएफ किसका 72 और 90 का गुना एलसीएम किसका 72 और 90 का, वो किसके बराबर होगा,
संख्या के गुणनफल के बराबर। मतलब दो संख्या का, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्तक ये किसके बराबर होगा? उस दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ए और बी क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्तक बराबर क्या होगा? उस दो संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। प्रूव करके दिखाते हैं। एचसीएफ कितना है? 72 और 90 का 18 कितना है? 18 गुना एलसीएम कितना है? 72 और 90 का 360 बराबर बराबर क्या करेंगे? 72 गुना 90। मतलब अपना घर में बैठ के आराम से कॉपी कलम में गुना करके चेक करना बराबर होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारा सवाल है, आगे सवाल देखते हैं। आगे है कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, एलसीएम निकालना है इतना का। ठीक है, कभी हम लोग सूत्र देखे थे ना, ये वाला एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुना बी, उसी पे ये बनेगा। क्या देखे थे? एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी बराबर क्या देखे थे? ए गुना बी। यहाँ पे ए क्या है? 306 है, बी क्या है? 657 है। तो क्या करेंगे? ए एच सी एफ 306 गुना 657 गुना एल सी एम क्या? तो 306 यहाँ पे गुना 306 के बाद 657 बराबर क्या होगा? 306 गुना 657 बहुत खराब 657। तो हमको पता है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 कितना दिया है? 9 दिया है। तो 9 को क्या करो? यहाँ पे ला के रख दो। तो क्या हो जाएगा? 9 गुना एलसीएम किसका? तो 306 और 657 का क्या होगा? 306 गुना 657। हमको निकालना क्या है? इसी को तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा? एल सी एम क्या? तो 306 गुना 657 बराबर 306 गुना 657 भागा 9 को क्या करेंगे? जब इधर लाएंगे, 9 क्या है? यहाँ पर गुना में है। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। और इसको जब हम लोग गुना भाग करके देखेंगे तो क्या आएगा? आएगा 22,338। यही क्या हो जाएगा मेरा सर? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? 96 को 2 से भागा दे के देख लो। 2 चौक 8, 1 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 12, 2 क्या 6, कितना 2 आया? 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 5 गुना 3। 404 का देख लेते हैं। 404 क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 1 0 1, अब तो भाग लगेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 101। तो क्या देखते हैं? एचसीएफ देखेंगे। क्या देखेंगे? एचसीएफ किसका? 96 और 404 का। तो क्या करते हैं? एचसीएफ में क्या लेते हैं? कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर देखते हैं। उभयनिष्ठ दोनों में क्या है? न 2 है, न 3 है, न 4 है। अच्छा 4 तो है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो दोनों उभयनिष्ठ फैक्टर क्या है? सिर्फ 2 है। अब 2 पे छोटा घात किसके साथ है? तो 5 2 के साथ छोटा घात है। तो क्या हो जाएगा? 2 4, एचसीएफ 4 होगा। अब एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? 96 भागा 404 का एलसीएम क्या होगा? पहले क्या करते हैं? प्रत्येक गुणनखंड प्रत्येक अभाज्य संख्या को देख लेते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 2 तो हो गया, 101 है। क्या होगा? 2 है, 3 है और 101 है।
तो 2 पर बड़ी घात कितना 5, 3 में बड़ी घात कितना नहीं कुछ तो 1, 101 पर 1, तो यही हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 96, 96। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए, बस बिल्कुल आसान है। 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखे भी थे 9 8 72, तो एंड इसको करते हैं 8 गुना हो गया, ये लिख सकते हैं। 120 को क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं, 120 को क्या लिख सकते हैं 2 60, यहाँ पे हो जाएगा क्या 30, हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 5, मतलब 2 का क्यूब 3 5। ठीक, 2 का क्यूब 3 और 5, तो क्या देखेंगे सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होगा इसका 6, 72 और 120 का, तो क्या हो जाएगा 6, 72 और 120 का उभयनिष्ठ क्या देख लें पहले, तो एचसीएफ देखो तो उभयनिष्ठ देख लेंगे। तो 2 यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 2 हो गया। 3 देखते हैं कि यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 ले लिए। और उभयनिष्ठ है कुछ नहीं, उभयनिष्ठ है। अब 2 और 3 उभयनिष्ठ मिला, तो 2 पे घात छोटा घात कौन है, यहाँ पर देखो 1 है। ठीक है, 2 पर छोटा घात इसमें 1 है, नहीं कुछ तो 1 ले लिए, तो 2 का घात 1 हो गया। 3 का घात कितना है सबसे छोटा वाला, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ भी 1 ले लिए, तो क्या आ जाएगा 2 तिया 6, यही हो जाएगा क्या मेरा आंसर। अब क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम देख लेते हैं इसका, तो 6, 72 और 120 का। तो क्या करना है इसमें, तो प्रत्येक को भाज्य संख्या लेंगे, तो प्रत्येक भाज्य संख्या कौन है 2 है, 3 है और 5 है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब 2 का सबसे बड़ी घात कितना है 3 है, 3 पे सबसे बड़ा पावर में कौन है 3 पे बड़ी घात 2 है, हो गया 2 क्यूब क्या हो गया 8, 3 तिया 9 गुना 5, 8 पंचे 40 गुना 9 बराबर 360। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ई सोच रहा है कि जैसे मान लो कि एस सी एफ क्या होगा 6, 72 और 120 गुना क्या गुना एल सी एम क्या 6, 72 और 120 बराबर 6 गुना 72 गुना 120। अगर कोई ये सोच रहा है तो ये फिर गलत है, ये जो है ना ये सिर्फ 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या पे काम करता है। किस पे काम करता है, ये ऐसा वाला सूत्र सिर्फ 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या पर ही काम करेगा, 3 या 4 पे नहीं करेगा, 2 पे ही काम करेगा, 2 से बड़ा पे ये काम नहीं करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो क्या करना है कुछ नहीं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करना मतलब 140 है, तो 140 को क्या लिख सकते देख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं 140 कर दो 2 सत्ते 40, 2 35, 5 7, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि 156 है, तो 156 को कैसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में, 2 से भाग दो, 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, 2 या 6 और 2 नमा 18, 13 तिया 39, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, यही मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसका करके देखना, इसको करके देखना, इसको करके देखना। ठीक, 2 को हम बता दिए, बाकी इस दोनों को एज ए होमवर्क अपने से करके देखना। अब आगे देखते हैं। आगे है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, और करा है कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल क्या है इतना है, मतलब इसको जांच भी करना है कि 2 संख्या का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर। तो पहला नंबर में क्या है 26, 26 को गुणनखंड के में लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 13 दूनी 26 क्या है 91 है, तो क्या आ जाएगा 13 सत्ते 91,
HCF क्या हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 13 है, तो HCF 13। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 13 गुना 2 गुना 7। 13 गुना 2 गुना 7 कितना होता है, 13 गुना 14, तो 13 गुना 14 हो जाएगा 182। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए। क्या जांच करना है कि HCF गुना LCM बराबर क्या होगा, हो जाएगा 26 गुना 91। HCF कितना है, HCF है मेरा 13, LCM कितना है 182, फिर क्या हो जाएगा 26 गुना 91। तो हम क्या करते हैं 182 को गुना करेंगे किससे, 13 से, तो क्या आएगा 2366, ठीक है। और अगर 26 को गुना करते हैं 91 से, तो क्या आता है 2366। तो इस प्रकार से क्या देख लिए, ये सूत्र मेरा सही है। अब आगे देखते हैं, आगे है 510 और 92। तो 10 को फैक्टर कैसे करेंगे, 10 को फैक्टर कर 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5 है, 0 5 दूनी 10, पंचे 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3 21 सतिया, ठीक है। तो क्या हो गया 5 गुना 2 गुना 3 गुना 17, 92 का देख लेते हैं, 92 का तो 8 1 2 23, 27 तो होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा 92 का क्या हो जाएगा 2 गुना 23। HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर देख लो क्या है, एक सेकेंड, इसको 2 नहीं लिख सकता, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है बस, और तो कुछ कॉमन है ये नहीं। और लोवेस्ट फैक्टर छोटी घात कौन है, 1 है, तो 1 लिख दिए, तो 2 एक 2 है। अब आते हैं LCM में, तो क्या लिखना है, LCM में क्या करते हैं कि प्रत्येक अभाज्य को लेते हैं, 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, 17 लेना पड़ेगा, 23 लेना पड़ेगा। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, और उसमें भी 2 का बड़ी घात कितना 2 लेना पड़ेगा, 3 का बड़ी घात 1, 5 का बड़ी घात 1, 17 का बड़ी घात 1, 23 का बड़ी घात 1। क्या करेगा, गुना करके देख लेना अपने से क्या आंसर आता है। और अगर जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, जांच कर लेना है। कैसे जांच करोगे, जांच करना है HCF गुना LCM बराबर 10 गुना 2 करके जांच करके देख लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है 336 और 54। इसको एज ए होमवर्क अपने से करो, क्या करो, इसको अपने से करो। ये आगे देखते हैं क्या है, आगे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCM और LCM ज्ञात कर। HCF LCM निकालना है, ये तो हम बता ही दिए। इसमें से हमको 1 को बताएंगे, 2 को अपने से बनाना है, ठीक। एक क्या है, एक है 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3, 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5, 21, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब क्या निकालना है HCF। HCF में क्या कहता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या 2 देखते हैं, तो 2 12 में तो है लेकिन 15 में नहीं है, 21 में भी नहीं है, तो नहीं लेंगे 2 को। 3 देखते हैं, तो 3 12 में भी है, 15 में भी है, 21 में भी है, तो 3 ले लेंगे। 5 सिर्फ 15 में है, 7 सिर्फ 21 में है, तो 5 7 को छोड़ देते हैं, यही का मतलब HCF यही हो गया। बात करते हैं LCM की। LCM में क्या करना है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को लेना है, प्रत्येक किसको किसको लेंगे, 2 को लेना पड़ेगा, 3 को लेना पड़ेगा, 5 को लेना पड़ेगा, 7 को लेना पड़ेगा। 2 3 5 7, अब सबसे बड़ी घात देखना पड़ेगा, 2 पे बड़ी घात कितना है, यहाँ पर देखो 2 पे बड़ी घात 2 है, 2 लिए, 3 पे बड़ी घात 1 है, ठीक है, 5 पे बड़ी घात 1, 7 पे बड़ी घात 1, यही हो जाएगा। तो गुना करो, 2 गुना 2 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 7 42, 420 अंश हो गया। 1 बना दिए, 2 अपने से करके देखना। अब आगे देखते हैं, आगे है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है। कोई खेल का मैदान होगा,
उसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब ये मान लो कि यहाँ से ए है, यहाँ से चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, यहाँ तक में आ जाता है, एक चक्कर लगा लिया, और एक चक्कर लगने में इसको कितना देर लगा, 18 मिनट लगा। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। इसको ना एस मान लेते हैं, एस फॉर सोनिया। रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। आर फॉर रवि। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो और अच्छा से समझते। जैसे मान लो कि ये क्या है, वृत्ताकार पथ है, ठीक, पथ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सोनिया भी है और रवि भी है, और दोनों क्या करता है, इस दिशा में चलना शुरू करता है एक साथ एट ए टाइम। ठीक, तो जब सोनिया चलना प्रारंभ करेगी ना, तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जब सोनिया यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी तो 18 मिनट हो जाएगा। लेकिन रवि जो है ना, इसी 18 मिनट में पूरा एक चक्कर काट के थोड़ा सा आगे निकल चुका है, क्योंकि रवि को तो 12 मिनट समय लगता है ना, रवि को 12 मिनट समय लगता है। तो सोनिया को पूरा घूम के आने में, 18 मिनट लगेगा। लेकिन उसी 18 मिनट में रवि जो है पूरा एक चक्कर काट के क्या होगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से घूमते 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 को एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे कि वो पुनः मिलेगा। क्या मिलेगा, वो पुनः मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं, सीधा क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। किसका किसका, 18 और 12 का। 18 और 12 का LCM निकाल लो, जितना होगा वही आंसर होगा। देख लेते हैं 18 में क्या होता है, ये होगा क्या, 18 का होता है क्या, 18 9 दूनी 18, अच्छा 2 गुना 3 पर क्यूब, 12 का क्या होगा, 2 स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा। तो LCM क्या होगा, LCM देख लो, प्रत्येक अभाज्य संख्या लेंगे तो क्या है, अभाज्य संख्या प्रत्येक 2 और 3 है, सबका बड़ा बड़ा घात लो, तो 2 का बड़ा घात 2 और 3 का बड़ा घात 2, तो क्या आ गया, 2 दूनी 4 गुना 3 तिया 9, 9 चौक 36। मतलब कहने का मतलब ये है कि 36 मिनट पे रवि और सोनिया आकर के आपस में पुनः एक स्थान पे आ जाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहा। बाकी देख लो, कोई भी समस्या होगा तो इस नंबर पे मैसेज करो, समस्या का समाधान हो जाएगा।